हाँ जी, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। पिछले कई दिनों से ये क्लास चल रही है और कल की जो क्लास हुई थी कहाँ तक पढ़ चुके थे? कल की क्लास में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? अनुच्छेद 123 मतलब राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वहाँ तक पढ़ चुके थे। तो पढ़ाने का हमारा जो तरीका है वो यही है कि बैच स्टार्ट होने से पहले या क्लास स्टार्ट होने से पहले 2 मिनट एक रिवीजन होता है, जो कि पिछली क्लास में होता है। तो उससे क्या है कि थोड़ा रिदम बनी रहती है बच्चों की। तो उस रिवीजन को अपन वापस लेते हैं और कल मैंने जो पढ़ाया है या पिछले कुछ दिनों में जो मैंने पढ़ाया है उसको मैं एक बार पूछ लेता हूँ। ठीक है भाई, बताइए अनुच्छेद 86 के अंतर्गत क्या है? कोई नहीं, अटेंड कर लो। ये कोचिंग ऐसा है जैसे घर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पानी पीने का मन करे पानी पी लो, मोबाइल अटेंड करने का मन करे, करने का भी करे तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान अनुच्छेद 86 के अंतर्गत है। अच्छा, एक चीज और है 86 में, बताओ। हाँ भाई, तुम बताओ। नहीं, तुम बताओ। वो तो समवेत एक शब्द का मैंने प्रयोग किया था अभिभाषण में। वो किस शब्द का प्रयोग करोगे कि राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में। तो इस शब्द को पकड़ लेना, सवाल यहां बनेगा। समवेत दोनों सदनों में जो भाषण देता है वह राष्ट्रपति का अभिभाषण कहलाता है। इसके अलावा एक चीज और थी अनुच्छेद 86 में, मैसेज। संसद के किसी सदन या किन्हीं सदनों में राष्ट्रपति जो मैसेज या संदेश भेजता है उसका प्रावधान भी है भाई। राष्ट्रपति का संदेश या मैसेज भेजने का प्रावधान। तो किसी विधेयक के संबंध में कोई संदेश या मैसेज राष्ट्रपति भेजता है, ये बात भी कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 86। तो अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान है। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है? जब राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत रूप से दोनों सदनों में। तो यहाँ इस खास शब्द को पकड़ो आप, एग्जामिनर यहाँ टैग करता है एक साथ समवेत दोनों सदनों में। देखो एक चीज समझो, किसी एक सदन में मतलब एक सदन में भी राष्ट्रपति जो भाषण करेगा वो भी अभिभाषण हो जाएगा। किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में जो भाषण देता है उसको राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो समवेत शब्द दिया गया है ना, ये पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। वहाँ ये सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित प्रावधान क्या है। समवेत शब्द का प्रयोग भी था और संयुक्त शब्द का प्रयोग भी था कि एक साथ संयुक्त रूप से संसद के दोनों सदनों में, ये ऑप्शन भी था, और समवेत रूप से संसद के दोनों सदनों में, ये ऑप्शन भी था। तो इतना बारीक लेवल तक जब एग्जामिनर चला जाता है सवाल पूछने के स्तर पर, आम बोलचाल की भाषा में विद्यार्थियों की नज़र में समवेत और संयुक्त एक जैसा ही होता है, एक जैसा होता है आम बोलचाल में। और अगर आप संविधान की प्रामाणिक पुस्तकों को पढ़ रहे होगे जिसमें एक शब्द भी गलत ना हो, तब इन शब्दों के बीच में अंतर होता है। अगर आप सामान्य प्रचलन की किताबें पढ़ रहे होंगे या किसी कोचिंग के नोट्स भी पढ़ रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद इन दोनों शब्दों में कोई अंतर कर रहा हो। वो एक जैसे ही शब्दों का प्रयोग करेगा पढ़ाने वाला या किताबों में भी। लेकिन तुमको ये अंतर इसलिए कर लेना है क्योंकि आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर में ये सवाल आ चुका है। और आरपीएससी को मैं जितना समझता हूँ 2003 से लेकर 23 आगे 20 साल हो गए। यहाँ कोई सवाल पहली बार आता है, उसके बाद वो क्वेश्चन बैंक में सेट होता है आरपीएससी के में, उसका फिर रिपीटेशन बार बार होता है। तो ये बार ये आ चुकी है, ये घटना ये अब की बार आ चुकी है, तो मुझे रिपीटेशन दिख रहा है फ्यूचर में। तो एक साथ संयुक्त दोनों सदन आएगा या एक साथ समवेत दोनों सदन आएगा? बात आ गई समझ में? ठीक है, एक तो ये अभिभाषण है और दूसरा संसद के सदनों को मैसेज भेजने की या संदेश भेजने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो भी अनुच्छेद 86 के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, अब अनुच्छेद 87 के अंतर्गत क्या है बताओ? विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब विशेष अभिभाषण क्या होता है ये बता दीजिए। अभिभाषण और विशेष अभिभाषण में बेसिक डिफरेंस क्या है? विशेष अभिभाषण क्या होता है बताओ भाई, बताइए भाई। आप बताओगे? नहीं बताओगे?
क्यों नहीं बताओगे? पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, ना ना ना, नहीं नहीं, इस तुक्का मारने की थोड़ी रखी है, नेगेटिव मार्किंग और होती है। अरे अभिवादन अलग चीज है, अभिभाषण अलग चीज है। ये तो अभिभाषण ही है। अनुच्छेद 86 में जो शब्द का प्रयोग होगा वो अभिभाषण ही है। ठीक है, 87 में विशेष अभिभाषण है। ऐसा अभिभाषण जो किसी विशेष मौके पे दिया जाए। तो ये विशेष मौका कब आता है? नहीं नहीं नहीं, लोकसभा का चुनाव होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ समवेत होने वाली पहली बैठक। एक एक शब्द तोल के बोलना पड़ेगा। एग्जामिनर वहां तक जा चुका है पॉलिटी के सवालों में, हाईएस्ट डेप्थ क्रिएट कर चुका है वो। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? हमारे मटेरियल में से सारे सवाल आप मिलाओ, पिछला पेपर फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर को, बिल्कुल 100% होगा। कोई चांस ही नहीं कि नहीं हो। आप एक कम कर रहे हैं, आपको 4-5 करने चाहिए थे। मैंने तो क्लास में बच्चों को अटेंड कराए हैं वो सवाल। हाँ भाई, बात वापस गौर करिए। जितना लिखा रहा हूँ ना वो उससे ज़्यादा है भी नहीं, ज़रूरत नहीं है भी नहीं कहीं पे भी, मतलब वो सब है जो लिखा दूंगा। तुम तो बस उसको बार बार फेर दो और एग्जामिनर सवाल कहाँ पकड़ेगा वो मैं अपने आप करा दूंगा। हाँ भाई, वापस गौर करें। विशेष अभिभाषण, ऐसा अभिभाषण जो किसी विशेष मौके पर दिया जाए। तो वो विशेष मौका कौन सा होता है? लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के बाद पहली ऐसी बैठक संसद के दोनों सदनों की समवेत शब्द का प्रयोग करना। एग्जामिनर संयुक्त बैठक भी लिखेगा, समवेत बैठक भी लिखेगा। तुम कौन से एक साथ जाओगे? समवेत। एक साथ दोनों सदनों की होने वाली पहली समवेत बैठक, उसमें जो राष्ट्रपति अभिभाषण देगा वो विशेष अभिभाषण। एक पॉइंट, लोकसभा चुनावों के बाद होने वाली पहली समवेत बैठक दोनों सदनों की। ठीक है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष की पहली ऐसी समवेत बैठक जो संसद के दोनों सदनों की हो रही हो। तो प्रत्येक वर्ष की पहली और लोकसभा चुनावों के बाद पहली संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है वो क्या कहलाता है? विशेष अभिभाषण। तो पहले एक ट्रेंड हुआ करता था कि ये सवाल पूछ लिया जाता था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 86 में। विशेष अभिभाषण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 87 में, और बात खत्म। ठीक है। अब पिछले 3-4 साल के अंतर्गत एक नया ट्रेंड आया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण क्या होता है। अब वो 2 ऑप्शन ऐसे लेता है कि लाइन बिल्कुल एक जैसी होगी, बस एक जगह संयुक्त लिखा होगा और एक जगह समवेत लिखा होगा। तो अगर आपको इस शब्द का डिस्कशन पहले नहीं हुआ है, आपके साथ तैयारी के दौरान नहीं किया है, तो पेपर के टाइम पे बिखर जाओगे। 50-50 पे प्रायोरिटी चली जाएगी सही और गलत होने की, फिर लक पे चली जाएगी बात। ठीक है। तो ये आपका अभिभाषण और विशेष अभिभाषण हो गया। हम जो कल पढ़ा रहे थे उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। आगे बताइए आप कि अनुच्छेद 112 में क्या है। इस समय हम उन अनुच्छेदों को पढ़ रहे हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का प्रावधान। ठीक है भाई, क्या होता है बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण? बोलो। हाँ भाई, आप बोलोगे, बताओ। कल तुम लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने एक एसएचओ को बुलाया था। मेरे दोस्ती थे, यहीं लगे हुए हैं। तो मैंने, यार हमारे बच्चे कुछ थानेदारी की तैयारी कर रहे हैं और तुम आ जाना और उनको मोटिवेट कर देना। मेरे साथ ही सिविल सर्विसेज देते थे किसी टाइम पे, बड़े इंटेलिजेंट थे। आरएस का भी इंटरव्यू दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दिया, आईएएस देते थे। तो मैंने उनको बुला लिया। तो वो जिन लोगों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे आए वो कैंडिडेट गायब थे। ठीक है। वो एसएचओ यहाँ आ गया, वो फिर अंदर बैठे रहे हम उनको लेने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, खाटू श्याम बाबा की जय करो और अब सवाल का जवाब बताओ। ठीक है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का प्रावधान। भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। ठीक है। बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है? राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाता है। और कौन प्रस्तुत करता है?
केंद्र सरकार का वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अब यहाँ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, उसका डिमांड आपको पकड़ना है। एग्जामिनर क्या सवाल पूछेगा, अच्छा बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा, जिसको हम आम बोलचाल में बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। केंद्र सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष कौन प्रस्तुत करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वाणिज्य मंत्री, कौन करेगा? बिल्कुल, कौन प्रस्तुत करवाता है? राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाता है। बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण किस प्रकार का विधेयक होता है? धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक? वित्त विधेयक ही पकड़ लेना भाई, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 123 में क्या है बताओ? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या होता है अध्यादेश? बताइए, आप ही बताओ, अध्यादेश क्या है? क्या जानते हैं आप अध्यादेश के बारे में? हाँ, जितना भी नहीं, इसका मतलब ये है कि रिवीजन करे, बहुत दिन हो गए, क्योंकि जितना भी बोल रहे हो टोटल गलत बोल रहे हो। अरे कितना सरल सब्जेक्ट है ये। नहीं हो जाएंगे, अब चिंता मत करो तुम। हाँ भाई, वार्षिक ये अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है बताओ भाई, बताओ। हाँ भाई, चलो तुम बोल दो अध्यादेश। हाँ, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो ऐसी स्थिति में आवश्यक महत्व का कानून बनाने की आवश्यकता हो जाए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। फिर आगे क्या होगा? हाँ, अध्यादेशों की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? उसी को बोलने दो, आप बताओ। हाँ, अरे नहीं, इतने तुक्के मत मारो, नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम में। हाँ भाई, अध्यादेशों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 7.5 महीने। क्योंकि अध्यादेश आते हैं सत्रावसान में, और 6 महीने तक का सत्रावसान हो सकता है, 2 सदनों के बीच में गैप, और संसद का सत्र आने के बाद फिर 6 सप्ताह तक प्रभावी होते हैं। तो अध्यादेशों की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 7.5 महीने। संसद के सत्र में आने के बाद अध्यादेशों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह होती है। बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चन का डिमांड पकड़ोगे, वो पूछना क्या चाह रहा है। अगला सवाल, इनका प्रभाव, ठीक है, या इनकी शक्ति अध्यादेशों की ठीक वही होती है जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की होती है। अच्छा, क्या अध्यादेशों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है? किया जा सकता है, कल बताया है तुमको। क्योंकि जब संसद के द्वारा बने हुए कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये है कि न्यायालय के द्वारा उनकी जांच की जा सकती है कि संविधान सम्मत है या संविधान के खिलाफ है। तो फिर अध्यादेशों का भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, क्योंकि अध्यादेश आते तो संसद के बनाए गए कानूनों की जगह पर ही हैं और सत्रावसान में आते हैं। अगला सवाल कि संसद का कानून बनाने की शक्ति जहाँ तक या जिन विषयों तक है, अध्यादेश भी केवल उन्हीं विषयों पे लाया जा सकता है। क्योंकि संसद के द्वारा कानून बनाने की एक टेम्परेरी व्यवस्था है कि भाई संसद तो सत्र में चल नहीं रही है, तो भाई अध्यादेश ले लो। तो किन के स्थान पर आते हैं? संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के स्थान पर ही आने वाली व्यवस्था है। तो केवल उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। और जैसे संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, वैसे ही अध्यादेशों का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ठीक है, अब मान लो संसद का सत्र आ गया तो 6 सप्ताह तक ये प्रभावी रहेंगे, लेकिन 6 सप्ताह के अंतर्गत अगर संसद के द्वारा इनका अनुमोदन हो जाए तो फिर अनुमोदन होने का मतलब ये है संसद के दोनों सदनों से पारित हो गए, तो इसका मतलब तो ये है कि कानून ही बन जाएगा फिर, तो फिर आगे लागू हो जाएंगे। और अगर अनुमोदन नहीं होता तो 6 सप्ताह के अंतर्गत क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। यहां तक हम कल समझे थे। ठीक है, अब आगे समझना शुरू करें। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान। बिल्कुल जी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
का प्रावधान। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए आम बोलचाल में इसको कैग बोला जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है जी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में 4 अनुच्छेदों में वर्णन है, 148 से लेके 49, 50 और 51 और अनुच्छेद 151 तक। यहां तक कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में वर्णन है। तो अनुच्छेद 148 में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान है उसमें लिखा हुआ है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। सबसे पहले तो नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। और एक सवाल और पूछा जाता है इस पे, सार्वजनिक धन का संरक्षक, सार्वजनिक का मतलब सरकारी, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? कैग को। कैग या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है। सार्वजनिक धन का मतलब ये होता है कि सरकारी धन केंद्र सरकार ने या प्रांतों की सरकारों ने सही तरीके से खर्च किया है या वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, इसकी जांच करना। घोटाले हुए हैं या सही तरीके से नियमों के अनुसार खर्च किया गया है, इसकी जांच करना किसका काम है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम है। तो इसलिए ये सार्वजनिक धन या सरकारी धन का क्या कहलाता है भाई? संरक्षक कहलाता है। ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जो वेतन भत्ते मिलते हैं उनका निर्धारण कौन करता है? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को जो वेतन भत्ते मिलते हैं उनका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। बस यहाँ ट्विस्ट है बात में। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को जो वेतन भत्ते मिलते हैं उनका निर्धारण तो करता है राष्ट्रपति, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो वेतन भत्ते मिलते हैं उनका निर्धारण कानून बनाकर संसद करती है। ठीक है। तो वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है भाई? संसद करती है कानून बनाकर। इनको ढंग से पकड़ लेना इन बातों को, क्योंकि राष्ट्रपति कर रहा है, कभी संसद कर रही है, दोनों आदमियों को नियुक्त तो राष्ट्रपति कर रहा है। लेकिन महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन इसको जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे उनका निर्धारण कानून बनाकर कौन करेगा? संसद। अच्छा, ये शपथ किसके समक्ष ग्रहण करता है? राष्ट्रपति के। नियुक्त भी राष्ट्रपति करता है और शपथ भी राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष ग्रहण करता है। एक चीज जरूर ध्यान दो, राष्ट्रपति जिस किसी को भी शपथ दिलाता है उसके बारे में एक लाइन लिखी होती है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष 3री अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, देखो ये शपथ है, शपथ किसके समक्ष ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है भाई? इसके पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की जो रीति या विधि है उसी रीति या विधि से ये भी अपने पद से हटाया जा सकता है। मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाने की रीति या विधि वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की है। उसी रीति या विधि से यह भी अपने पद से हटाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल को पद से हटाने की क्या विधि है? सिंपल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, कभी भी हटा देगा। लेकिन इसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? वही प्रक्रिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए अपनाई जाती है, वही इसमें अपनाई जाएगी। ठीक है भाई। 149, अब 100 ये जो कैग था ये 148 से लेके 151 तक था। ठीक है। लेकिन इसमें से 3 अनुच्छेदों को पकड़ लेना। 148 में तो ये सारा वर्णन हो ही गया जो हमने अभी किया है। 149 में इसकी शक्तियां और कर्तव्य,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियां और कर्तव्य। शक्तियां और कर्तव्य शब्द को ही पकड़ना खाली। एग्जामिनर बाई चांस एक सवाल डायरेक्ट डाल दे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियां और कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में हैं, तो 149 पर्टिकुलर इस अनुच्छेद को पकड़ना है। हालांकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पढ़ते वक्त सामान्यतः विद्यार्थी केवल अनुच्छेद 148 के अंतर्गत ही सीमित रह जाते हैं। थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट कर लो, क्योंकि सिलेक्शन इतनी आसानी से थोड़ी होता है भाई। क्या कोई बात नहीं, मैं तो जितने भी बैच पढ़ाऊंगा हर बार नई चीज़ निकल के आएगी, तो मेरा तो वीडियो भी पूरा सुना करो और क्लास भी अटेंड किया करो। अगली बार पढ़ोगे तो और 2 नई चीज़ें आ जाएंगी। ज्ञान की कोई सीमा नहीं और आरपीएससी कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं, ठीक है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया है, कुछ ना कुछ चीज़ नई आ जाएगी। कोई बात नहीं, फिलहाल तो अपन इतना बात कर लेते हैं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है भाई, 149 में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान दें कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो शक्तियां और कर्तव्य हैं, इनका निर्धारण कौन करता है? हाँ, ये गलत उत्तर है। यह अपनी शक्ति और कर्तव्यों का प्रयोग उन नियमों के अनुसार करता है जो कि संसद विधि बनाकर निर्धारित करती है। बस कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं पे प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ें राष्ट्रपति डिसाइड कर रहा है, कुछ चीज़ें संसद डिसाइड कर रही है। कौन से पदाधिकारी के लिए राष्ट्रपति डिसाइड कर रहा है और किसके लिए संसद डिसाइड कर रही है, बस ये एक सूक्ष्म अंतर है जिसको अपने दिमाग में पूरी तसल्ली के साथ तुम लोगों को बैठाना है अगर आप सवाल सही करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का जो प्रयोग करता है वो किन नियमों के आधार पर करता है? संसद द्वारा बनाए गए, संसद द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर, नियमों के आधार पर कैग अपनी शक्तियों और कर्तव्य का पालन करता है। तो सवाल 2, कैग मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसकी शक्तियों और कर्तव्य का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? 149। और वह अपनी शक्तियों और कर्तव्य का पालन कौन से नियमों का आधार पर करता है? किसके द्वारा बनाए गए नियमों का आधार पर करता है? संसद के द्वारा बनाए गए नियमों का आधार पर करता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? और 150 को छोड़ दो, छोड़ दो, पेपर में नहीं आएगा। पेपर में आएगा अनुच्छेद 151। ये लो साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 148 के बाद अगर इंपॉर्टेंट है तो 151 है। 151 की जो हेडिंग है वो है समपरीक्षा प्रतिवेदन। समपरीक्षा प्रतिवेदन। देखो सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें कुछ चीज कठिन लग रही हो तो मैं तुम पर दया करके सरल करवा सकता हूं, ठीक है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा मैं सरल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पेपर में सवाल टिकेगा तो टिकेगा। अब जैसे ये बात है समपरीक्षा प्रतिवेदन, एग्जामिनर एक सवाल तो यही पूछेगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समपरीक्षा प्रतिवेदन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अब ये होता क्या है वो सरल भाषा में समझ लो। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है उसको समपरीक्षा प्रतिवेदन बोलते हैं। समपरीक्षा प्रतिवेदन का मतलब क्या है भाई? वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, इसको समपरीक्षा प्रतिवेदन बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनरी लैंग्वेज में। सुनो मेरी बात, किसको देता है? यही तो ट्विस्ट है कहानी का। एक बार सवाल भी आया है सेकंड ग्रेड में, आरपीएससी ने पूछा है। देखो सुनो, लिख तो जाएगा, लिखने की टेंशन मत लो, ये तो हमारा वीडियो बन रहा है, बैठ के तसल्ली से पढ़ो अपना आराम से, यहाँ तो समझो चीजों को। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, तुम बताना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अभी ये बीच में जो लड़कियां बैठी हैं वो नहीं बताएंगी क्योंकि वो रिसेंटली पढ़ी हुई हैं, ठीक है, तो बता देंगी, इसलिए नहीं बोलेंगे, इनको बोलने दो बाकी के। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। काम क्या है? सार्वजनिक धन का संरक्षक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लेखाओं की जांच करना।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लेखाओं की जांच करना। लेखान को मतलब है कि जो कुछ भी वो खर्चे किए जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उनकी जांच करना कि भाई ये जो रिकॉर्ड जो खर्चे किए गए हैं, व्यय किए गए हैं, जिनका जो रिकॉर्ड है ये संविधान के अनुसार या नियमों के अनुसार ही किया गया है, या नियमों के साथ लापरवाही बरतते हुए घोटाले या गबन किए गए हैं। तो सार्वजनिक या सरकारी धन की जांच कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए सार्वजनिक धन का संरक्षक कहलाता है। केंद्र सरकार के लेखाओं की जांच करके यह उसकी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। आदमी केंद्र का है, नियुक्त राष्ट्रपति कर रहा है, तो बताइए राज्य सरकार के लेखाओं की जांच करके अपनी रिपोर्ट किसको देगा? आदमी केंद्र का है, राज्य। आगे इन बात ध्यान, ठीक है। आपने अगर अपनी जिंदगी के किसी भी कालखंड में मेहनत की है तो वो मेहनत जाया नहीं जाएगी। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए थोड़ा सा रेगुलरिटी जरूर बनानी पड़ेगी, लेकिन वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, वापस गौर करें। और यही सवाल पेपर में आया था सेकंड ग्रेड में एक बार। केंद्र सरकार के लेखाओं की जांच करके ये उसकी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। और आरपीएससी ने पूछा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार, मतलब उसने एक बच्चे को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश की भारत सरकार डाल के, कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार राज्य सरकार के लेखाओं की जांच करके अपनी रिपोर्ट किसको देगा? तो सामान्यतः स्टूडेंट ये समझता है कि चूंकि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, आदमी केंद्र का है, तो सारे प्रकार की जांच करके रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। लेकिन यहाँ कहानी अलग है। केंद्र सरकार के लेखाओं की जांच करके तो रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। और राज्य सरकार के लेखाओं की जांच करके रिपोर्ट देगा राज्यपाल को, जिसे राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। और वह रिपोर्ट जो कि वार्षिक रिपोर्ट होती है, जो वर्ष में दी जाती है उसके द्वारा, उसी को बोला जाता है संपरीक्षा प्रतिवेदन। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? केंद्र सरकार के लेखाओं की जांच करके रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को, जिसे राष्ट्रपति कहां रखवाएगा? संसद के दोनों सदनों के समक्ष, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष। और राज्य सरकार के लेखाओं की जांच करके रिपोर्ट किसको देगा? राज्यपाल को, जिसे राज्यपाल कहां रखवाएगा? राज्य विधानमंडल के समक्ष। बस इतना पढ़ लो इसमें, ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। तो पद से हटाने की प्रक्रिया कैसी है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की रीति के अनुसार ही, ठीक है। यह संवैधानिक पद है अथवा नहीं है? हाँ भाई, संविधान में लिखा हुआ है संवैधानिक ही है। जब संविधान के किसी अनुच्छेद में उसका उल्लेख है तो फिर क्या है? वो संवैधानिक पद है। अच्छा, एक वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, संवैधानिक अलग चीज है। अच्छा, एक चीज और देखो, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी आपने पढ़ा था, क्या वो पूर्णकालिक सरकारी पद है? पूर्णकालिक तो छोड़ो, सरकारी पद है क्या? हालांकि सरकार का वकील होता है, लेकिन वो पूर्णकालिक सरकारी पद नहीं है। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी सरकार का वकील है, केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है, लेकिन अगर वह अपनी निजी प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। लेकिन यही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थिति ज़्यादा बड़ी है उससे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा पहुँच वाला पद है या ज़्यादा इम्पोर्टेंट पद है। तो इसमें कंडीशन क्या है वो समझ लो। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने पद से हटने के बाद, अटॉर्नी जनरल तो पद से हटने के बाद फिर गया, फिर तो वो कुछ भी कर, लेकिन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने पद से हटने के बाद केंद्र व राज्य दोनों ही सरकारों में कोई भी पद ग्रहण नहीं करेगा। ये इस पर बाउंडेशन है कि अपने पद पर नहीं रहने की स्थिति में केंद्र व राज्य दोनों ही सरकारों के अधीन अन्य कोई पद धारण नहीं करेगा। ये इस पर कंडीशन है। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी अपने पद पर नहीं रहने की स्थिति में केंद्र व राज्य सरकारों के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करेगा। ये लाइन सही है गलत है? गलत है। खूब कर सकता है आराम से, वो तो ऑन ड्यूटी भी अपना प्राइवेट कर सकता है प्रैक्टिस। कुछ चीज़ों की बाउंडेशन है जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। लेकिन नियंत्रक महालेखा परीक्षक तो पूरी तरीके से सीज कर दी है भाई,
क्योंकि इसका मतलब बड़ा मामला है, समझ गए। तो ये नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का प्रावधान। आगे देखिए, इसके बाद राष्ट्रपति से संबंध में अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का प्रावधान। हाँ भाई, वित्त आयोग का प्रावधान। वित्त आयोग का प्रावधान क्या है? संविधान के लागू होने के बाद प्रारंभ में 2 वर्ष के अंदर, ये लिखा हुआ है बाकायदा अनुच्छेद 280 में, संविधान के प्रारंभ होने के, नहीं जी, प्रारंभ होने के 2 वर्ष के अंदर एवं प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति से पहले, या 5वें वर्ष की समाप्ति पर, प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर, यह है कहानी। यद्यपि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करेगा, ये तो प्रक्रिया अब चल रही है, लेकिन संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय शुरुआत में 2 वर्ष के अंदर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान था। तो संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो मतलब 1952 तक आपको वित्त आयोग का गठन कर देना है, यह संविधान में लिखा हुआ है। तो उन्होंने 1951 में कर दिया, 2 वर्ष के अंदर कर दिया कि नहीं कर दिया? 50 में संविधान लागू हुआ, 52 तक करना है क्योंकि 2 वर्ष के अंदर करना है शुरुआत में, तो उन्होंने 1951 में ही कर दिया, 1 वर्ष के अंदर ही कर दिया। तो संविधान की शुरुआत से 2 वर्ष के अंदर तथा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के अनुसार एक वित्त आयोग का गठन करेगा। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते हैं। और इसका कार्य क्या है? केंद्र, सुन लो कार्य क्या है, केंद्र व राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण के सूत्र निर्धारित करना। वो लिख लो, पेपर में ये आता है, केंद्र व राज्य के मध्य कर राजस्व के वितरण, कर राजस्व के वितरण के सूत्र निर्धारित करना। देखो समझो इसका मतलब क्या है। जो भी टैक्स कलेक्ट होता है केंद्र सरकार के पास, उसमें से केंद्र का हिस्सा कितना रहेगा और प्रांतों का हिस्सा कितना रहेगा, कितना परसेंटेज प्रांतों को दिया जाएगा, कितना केंद्र के पास रहेगा, इसका सूत्र निर्धारित करना किसका काम है? केंद्रीय वित्त आयोग का। किसका काम है भाई? केंद्रीय वित्त आयोग। एग्जामिनर सवाल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक अथवा गैर संवैधानिक आयोग है अथवा नहीं है? मान लो उसने ये सवाल पूछा, तो वित्त आयोग संवैधानिक है अथवा नहीं है? यह सवाल पिछले 20-25 साल में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। संवैधानिक है क्योंकि अनुच्छेद 280 में प्रयोग है, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में हुआ। केसी नियोगी में, कौन से वित्त आयोग का? प्रथम वित्त आयोग का, केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में हुआ। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है भाई। किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ है? एन के सिंह, करेक्ट आंसर, एन के सिंह। और इसके सिफारिशों की अवधि कब से कब तक है? 2020 से 2025 तक। ये वित्त आयोग पे ये चीज़ें पढ़नी है आपको, एक जनरल इन्फॉर्मेशन के रूप में, ठीक है भाई। यहाँ तक पढ़ चुके थे? नहीं, 1+4 लिखवाया होगा। मैंने कहा टोटल 5 हैं, 1+4, ये लिखो टोटल 5 हैं, 1+4 नॉर्मल बात है, एक अध्यक्ष 4 सदस्य, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इस समय राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जिन जिन की नियुक्ति कर रहा है एक जनरल इन्फॉर्मेशन उनको ले रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, अनुच्छेद 324 क्या हुआ?
केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, या इसको आप भारत निर्वाचन आयोग भी लिख सकते हो भाई। भारत निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में भाई इसका प्रावधान? 324। केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग, गठन कब हुआ इसकी तो तिथि भी याद कर लेना, चुनाव हो रहे हैं अबकी बार। 25 जनवरी 1950। बिल्कुल फिक्स ट्रेंड है। पता है क्यों आया था? देखो सुनो मेरी बात, हमको सिर्फ सवाल नहीं पकड़ना है कि यार ये आया था ना, हमको इस बात पे भी जाना है कि ये आया था तो क्यों आया था। वो इसलिए आया था कि आपके सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में विभिन्न प्रकार के बोर्ड्स एंड कमीशन सिलेबस डाला हुआ है। तो जितने भी प्रकार के बोर्ड्स एंड कमीशन है हम पूरा पढ़ेंगे अब की बार उनको, पूरे सन से लेके पूरी विशेषताओं से लेके पूरे कार्यों से लेके सारा। अब वो कहीं से पूछे, हाँ हाँ तो ऐसा ही होता है। ठीक है, अब बताओ क्यों पूछा वो एक एक करके? नहीं वो पूरा ही आना चाहिए। देखो ये लक होता है, मैं बताऊं लक कैसे होता है, मैं बताऊं लक कैसे होता है। मान लो 4 चीजें दे रखी हैं और 4 सन मैच कराने की दे रखी हैं। अगर किसी के मुकद्दर में नौकरी उसी परीक्षा में लिखी है तो उसको उन चारों में एक ही आ रहा है, लेकिन ऑप्शन का क्रम इस प्रकार से सेट हो रहा है कि उस एक को सेट करते ही आंसर आ रहा है, और ऐसा एक ही ऑप्शन में हो रहा है। प्रॉब्लम ये बात है कि तुमको एक आ रहा है या 2 आ रहे हैं, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि बिन पे दोनों पे वही 2 सही सही सेट हो रहे हैं। अब टेंशन हो गई कि तीसरा चौथा कैसे आएगा। लेकिन जब लक साथ दे रहा है ना तो तुम पे आ भी एक ही रहा है और उस एक को मैच करता हुआ ऑप्शन एक ही है, बाकी के है ही नहीं। तो इसको लक बोलते हैं भाई। हालांकि ये लक 150 सवाल के पेपर में 5-7 सवालों तक ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। और जो अगर तैयारी बहुत अच्छी होती है ना और गहराई से होती है, हो सकता है लक ज़्यादा साथ नहीं दे, लेकिन कहाँ तक लक भी चलेगा। जब तैयारी गहरी है तो वो 150 सवालों में अंतर तो ले जाएगा। तो भाई देखो सीधी सी बात है, दुनिया में जिस नौकरी में जितने मज़े होते हैं उसको प्राप्त करने के तरीके उतने ही कठिन होते हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के मज़े लेना चाहते हो तो उस लेवल पे थोड़ा सा अपने आप को पेन पाना पड़ेगा कि नहीं पाना पड़ेगा। सारे बोर्ड आयोग ये वो, अभी तो मैं जब फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पढ़ाऊंगा, ये तो मैं राष्ट्रपति पढ़ा रहा हूँ, जब मैं बोर्ड और कमीशंस पढ़ाऊंगा ना आपको तो पूरा 2-2 पन्ने पे जाएंगी ये, फिर तो तार तार कर देंगे इनको पूरी तरीके से। सारे सदस्य ये विशेषताएं जितनी भी चीज़ें उसकी होंगी वो फिर माइक्रो एनालिसिस कर डालेंगे उस टॉपिक का ही पूरे का। चलो आगे बढ़ो। फिलहाल हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन के रूप में पढ़ रहे हैं जो कि आपका ये अनुच्छेद 324 है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को बना है, संवैधानिक आयोग है। किन किन के चुनाव करवाता है भाई बताओ? सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, मतलब राज्यों के विधानमंडल के चुनाव भी यही करवाता है। जबकि इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। समझ गए? लेकिन चुनाव ये केंद्र के भी करवाता है और प्रांतों के भी करवाता है। तो चूंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति अपने सारे कार्य प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है, तो प्रधानमंत्री उसका मंत्रिपरिषद चाहेगी वही तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहेगा, वही इस आयोग में रहेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज पे गौर करिए, आदमी है केंद्र का, नियुक्त किया है केंद्र के प्रतिनिधि ने, राष्ट्रपति ने, केंद्र सरकार के परामर्श पे किया है, और चुनाव करवा रहा है राज्य के। और किसी सांसद या विधायक की निर्वाचन के संबंध में अगर कोई निर्योग्यता होती है, निर्वाचन के संबंध में या चुनाव के संबंध में निर्योग्यता होती है, तो उसका निर्धारण अगर वह सांसद है तो चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति करेगा, और अगर वह विधायक है मतलब राज्य का है तो चुनाव आयोग के परामर्श पर राज्यपाल करेगा। चुनाव आयोग केंद्र का, राज्यपाल भी केंद्र का,
क्यों? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को जो सलाह देगी उन लोगों को ही राज्यपाल बना के भेज दिया जाएगा, अपने ही नेताओं को दूसरे अपोजिट पार्टी सरकार में भेज दिया जाएगा कि नहीं भेज दिया जाएगा? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसके कहने से राज्यपालों की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद के कहने से करता है। तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद चाहे तो किसी ऐसे राज्य में जिसमें रूलिंग पार्टी के अपोजिट सरकार चल रही है, अपने सन के आदमी को राज्यपाल बना के भेज देगा कि नहीं भेज देगा? और चुनाव आयोग में भी प्रधानमंत्री का ही आदमी बैठा है कि नहीं बैठा? तो राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य मतलब विधायक, उसकी निर्वाचन के संबंध में अगर कोई निर्योग्यता होती है या चुनाव संबंधी कोई निर्योग्यता होती है तो उसका निर्धारण कौन करता है? चुनाव आयोग के परामर्श पर राज्यपाल, अगर वो राज्य का विधायक है तो। और केंद्र में अगर सांसद है तो चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल तो सामान्यतः दलगत राजनीति से प्रेरित होकर निर्णय कर लेते हैं, राष्ट्रपति तो फिर भी नहीं करता, निष्पक्षी हो जाता है, लेकिन राज्यपाल तो कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री चाहेगा अपोजिट पार्टी का कोई नेता अगर उसकी कोई शिकायत आ गई चुनाव के संबंध में तो उसको बेचारे को परेशान कर सकता है कि नहीं कर सकता? तब वो अपोजिट पार्टी के नेता राज्यों में हल्ला मचाएंगे कि संघीय ढांचे को, भारत के को खतरा हो रहा है, केंद्र राज्यपाल दलगत भावनाओं से प्रेरित होकर निर्णय ले रहे हैं, केंद्र सरकार का एजेंट बना हुआ है, पिछलग्गू बना हुआ है, संघात्मक ढांचे को खत्म किया जा रहा है भारत के को। पता नहीं जन कहाँ हो रहा है। और ये अभी नहीं हो रहा, ये तो आज़ादी के बाद से ही थोड़े दिन बाद ही स्टार्ट हो गया था, ये तो कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। वो तो जो भी रूलिंग पार्टी होती है थोड़ा बहुत तो अपना बदमाशी कर लेती है वो। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए तो भारत के संघात्मक व्यवस्था को एकात्मकता प्रधान संघात्मक कहा जाता है। है तो संघात्मक लेकिन उसमें केंद्र मजबूत है। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं कि केंद्र किन किन मुद्दों पर मजबूत होता है। अगर केंद्रीय निर्वाचन आयोग का मामला देखा जाए तो ये एकात्मकता को बढ़ाता है कि संघात्मकता को बढ़ाता है? अगर केंद्र मजबूत हो रहा है तो ये समझ लेना एकात्मकता बढ़ रही है, और केंद्र के साथ साथ राज्य मजबूत हो रहे हैं, राज्यों को बराबर पावर आ रही है तो ये समझ लेना संघात्मकता बढ़ रही है। अगर केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग या एकल निर्वाचन आयोग का पाया जाना, केंद्र और राज्य दोनों के चुनावों के लिए एकल निर्वाचन आयोग मतलब एक ही निर्वाचन आयोग है, तो वो एकात्मकता को बढ़ाता है कि संघात्मकता को बढ़ाता है? एकात्मकता को। क्यों? आदमी केंद्र का नियुक्त कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति, और फैसले दे रहा है केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी। समझ गए? तो एकात्मकता या केंद्र मजबूत हो रहा है या प्रांत मजबूत हो रहे हैं? एकात्मकता या केंद्र मजबूत हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको हटाया कैसे जाएगा पद से? बताओ कैसे हटाया जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? सभी को ही ना? बस यहां ध्यान दो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के समान है, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर ही हटा दिया जाएगा। उनके लिए वो विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है। यहां तक बात क्लियर? ठीक है। अच्छा चलो एक बात और बताओ, मान लो निर्वाचन आयोग के अंदर किसी बिंदु पर मत विभाजन हो रहा है या निर्णय की प्रक्रिया चल रही है, और ये आदमी 3 है, इसमें सदस्य कितने हैं? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। अच्छा, जब ये बना था उस समय कितने थे? बना था जब तो केवल अकेला था, लेकिन फिर बाद में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त भी जोड़ दिए गए। कब जोड़ दिए गए? लिखाया है मैंने, तुम्हें बताओ। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ था, 1989 में। और इसमें क्या हुआ? मतदाता की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। 21 से घटाकर 18 वर्ष। मतदाता की न्यूनतम आयु भारत में कितनी है? 18 वर्ष है। और ये 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन से हुई है? 61वां संशोधन 1989। तो मतदाता की न्यूनतम आयु को जब कम किया गया है तो मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी मतदाताओं की संख्या, ज़्यादा मतदाता हो जाएंगे तो चुनाव आयोग का काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो फिर इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब यहाँ मुझे ये बताइए
कि अगर निर्वाचन आयोग के अंतर्गत कोई निर्णय करना है तो उस निर्णय प्रक्रिया में इनको दी गई शक्ति का क्या हिसाब किताब है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की चलेगी या अन्य निर्वाचन आयुक्तों की चलेगी या क्या सिस्टम? बहुमत करेक्ट आंसर। आप तो एक चीज बताओ कि मान लो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त एक साइड में हो गए और मुख्य एक साइड में हो गया, तो कौन की चलेगी? किन की चलेगी? केवल मुख्य की ओनली चलेगी। आपका और का किसी का कोई जवाब? आपका क्या जवाब है? करेक्ट आंसर यस। बहुमत के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा, मतलब निर्णय प्रक्रिया में तीनों बराबर हैं। इस कंसेप्ट को क्लियर करो कि अगर चुनाव आयोग के अंतर्गत किसी मुद्दे पर कोई निर्णय लिया जा रहा है या मत विभाजन हो रहा है तो निर्णय प्रक्रिया में तीनों को बराबर की शक्ति है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सब यही की चलेगी बाकी कहने की नहीं चलेगी। निर्णय प्रक्रिया में तीनों को बराबर की शक्ति है और निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। यही तो ट्विस्ट है कहानी में, निर्णय बहुमत के आधार पर। चुनाव आयोग में जो निर्णय होता है वो किस आधार पर होगा? और बहुमत में तो भाई अगर दो अन्य निर्वाचन आयुक्त भी एक साथ हो गए तो वही जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वहां ये बेचारे सामान्य बना दिए दोनों। वहां तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जो पद से हटाने की प्रक्रिया है वो तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को जो पद से हटाने की प्रक्रिया है वो केवल मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति उनको पद से हटा देता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यहीं तक लिखाया था क्या? इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है, ठीक है। तीनों सशस्त्र सेनाओं के सेनाध्यक्षों की भी नियुक्ति करता है और विभिन्न प्रकार के केंद्रीय आयोग, उन केंद्रीय आयोगों में कोई सा भी अल्पसंख्यक आयोग, राजभाषा आयोग, केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, उन सभी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। और ये सभी अपना इस्तीफा भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही। किसी दूसरे देश से युद्ध की घोषणा, शांति की घोषणा राष्ट्रपति करता है। किसी दूसरे देश से कोई भी संधि या समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। समझ गए? यहाँ तक ये जनरल इन्फॉर्मेशन हमने आपको पिछली क्लास में लिखा दी थी और अभी आपके समझने के स्तर पर हो गया, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, फिर अगली फिर लिखेंगे और पढ़ेंगे।